गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी पार्ट 2 कर रहे हैं। अगर पार्ट 1 आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये पार्ट 1 का ही कंटिन्यूअस लेक्चर है। तो दरअसल हम लोग ये इन्नेट इम्यूनिटी पार्ट 1 में ब्रीफ कर दें कि बेसिकली हम लोग क्या पढ़े थे। एक्चुअली हम लोग बेसिकली इन्नेट इम्यूनिटी का बेसिक कंसेप्ट समझे थे। उसमें समझे थे कि इन्नेट इम्यूनिटी में 2 टाइप्स ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फिजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर है, जो किसी भी इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टिश्यू के अंदर इंटर होने से रोकता है। अगर किसी कारणवश फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल करता है तब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट होता है। और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट होता है, सेंटिनल सेल एक्टिवेट होंगे, मैक्रोफाजेस, डेंड्राइटिक सेल और मास्ट सेल। और बेसिकली ये किसी भी इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किसी भी इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इरेडिकेट करने में सक्षम है। तो हम लोग उसमें ये पढ़े थे कि दरअसल ये सारे इवेंट होने के लिए सबसे पहले हमारा ये जो कैपिलरी है, वेन्यूल्स है, इसके एंडोथेलियल में मॉडिफिकेशन होता है, जिसको टाइप 1 मॉडिफिकेशन बोलते थे। और वो दरअसल इस तरह का मॉडिफिकेशन हुआ कैसे, क्योंकि प्रो इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट जो रिलीज किया ये सेंटिनल सेल, उसके चलते हुआ टाइप 1 एक्टिवेशन। मेजरली टाइप 1 एक्टिवेशन हिस्टामिन कॉज करता है। आज हम लोग बेसिकली स्टिक करेंगे टाइप 2 एक्टिवेशन पे। तो टाइप 2 एक्टिवेशन टाइप 1 का ही फर्दर इवेंट है। टाइप 1 एक्टिवेशन का ही स्ट्रॉन्ग इवेंट है टाइप 2 एक्टिवेशन ऑफ एंडोथेलियल। अब देखिए टाइप 2 एक्टिवेशन में क्या होता है। टाइप 2 एक्टिवेशन बेसिकली क्या होगा कि दरअसल जैसा कि हम लोग ये पढ़ रहे थे पहले में कि टाइप 1 एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हिस्टामिन, और टाइप 2 एक्टिवेशन इनिशिएट कैसे होगा इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो साइटोकाइंस के बारे में बताए थे, प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, जिसमें TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन 1, ये दो से ज़्यादा भी होता है, बट हम लोग इसी दो पे फोकस कर रहे हैं। जैसे ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा या इंटरल्यूकिन 1, ये इन दोनों के लिए जो टाइप 1 एक्टिवेटेड एंडोथेलियल सेल है, टाइप 1 के बाद ये जैसे एक्टिवेट हो गया एंडोथेलियल सेल, तो वो एक्सप्रेस्ड करता है इनके लिए रिसेप्टर। एंडोथेलियल सरफेस पे रिसेप्टर एक्सप्रेस्ड होने लगता है ये साइटोकाइंस के लिए। अब जैसे देखें, एक सिंपल सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बात करते हैं। जैसे देखिए, ये अगर एंडोथेलियल सेल है, एंडोथेलियल सेल, तो इसके सरफेस पे रिसेप्टर एक्सप्रेस्ड होगा। ये 2 रिसेप्टर की बात कर रहे हैं। एक रिसेप्टर का नाम है यही TNF रिसेप्टर 1, मतलब ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिसेप्टर 1। ये इसका इस इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर 1, ठीक है, इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर 1, ये 2 रिसेप्टर एक्सप्रेस्ड होगा इन्फ्लामेटेड एंडोथेलियल सेल के पास, मतलब एक्टिवेटेड एंडोथेलियल सेल के सरफेस पे। और ये जो प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल जो हमारा सेंटिनल सेल रिलीज किया है, वो आके इस एंडोथेलियल सरफेस पे बाइंड करेगा। यहां पे TNF अल्फा बाइंड किया और यहां पे इंटरल्यूकिन 1 आके बाइंड किया, ये इंटरल्यूकिन 1। और ये दोनों बाइंड करने के बाद
एक सिग्नलिंग कास्केड ऑपरेट होगा, ये डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग कास्केड। और ये क्या होगा कि बेसिकली ये सीरीज ऑफ प्रोटीन इस सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होंगे और अल्टीमेटली क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेटेड, बेसिकली दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का नाम यहां लिख रहे हैं, AP1 और NF न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी। देखिए दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये एक्टिवेटर प्रोटीन 1 और ये अल्टीमेटली ये सिग्नलिंग कास्केड जो ऑपरेट हुआ आफ्टर बाइंडिंग ऑफ दिस प्रो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स ऑन द सरफेस ऑफ द रिसेप्टर विच एक्सप्रेस्ड ऑन एक्टिवेटेड एंडोथेलियल सेल। तो ये जैसे ये कास्केड ऑपरेट हुआ तो दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हुआ और ये दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बेसिकली डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन में मदद करेगा और ये अल्टीमेटली इनकोड करेगा एक प्रोटीन को जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन PGI2। देखिए ये PGI2 बनने लगेगा लार्ज अमाउंट में PGI2 बनने लगेगा। लेकिन एक बात बताएं कि ये टाइप 1 एक्टिवेशन में भी PGI2 बन रहा था, लेकिन टाइप 2 एक्टिवेशन जैसे हुआ तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन I2 रिलीज होने लगा और ये PGI2 बेसिकली वेसल्स के मसल्स पे, मस्कुलर सेल्स है वेसल्स पे, वहां एक्ट करेगा। और ये क्या करेगा कि जो एंडोथेलियल, ये एक्चुअली क्या करता है कि अगर हम एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाए, ये देखिए ये एंडोथेलियल सेल है, एंडोथेलियल सेल है और यहाँ बेसमेंट लेयर है, इस पे बारे में अभी कोई बात नहीं करना। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जैसे PGI एक्ट करेगा इसके सरफेस पे, इसके सरफेस पे, एंडोथेलियल सरफेस पे, तो ये क्या करता है कि ये एक्चुअली डिसमेंटल करता है साइटोस्केलेटन को। यहां इस दोनों सेल के बीच का जो साइटोस्केलेटन था, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए केवल सेल के सरफेस पे एक्सप्रेस्ड होने वाला सेल एडेशन मॉलिक्यूल ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक एंड में साइटोस्केलेटन्स हैं या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ये दोनों सेल को इंटैक्ट रखने में मदद करते हैं। लेकिन यहां पे जैसे PGI मस्कुलर लाइनिंग पे एक्ट करेगा, PGI2 ये डिसमेंटल करेगा साइटोस्केलेटन को और ये डिसमेंटलिंग से क्या होगा कि जो एंडोथेलियल है वो लूज हो जाएगा और ये गैप और ज्यादा गैप हो जाएगा और इसके थ्रू एक्सुडेट रिलीज होने लगेगा इसके थ्रू। तो ये अल्टीमेटली क्या किया कि ये डिसमेंटलिंग किया साइटोस्केलेटन का और ये चूंकि ये टाइप 1 एक्टिवेशन का फर्दर नेक्स्ट इनिशिएशन है, फर्दर प्रोसेस है जिसमें कि वही वैसोडाइलेशन हो रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सुडेट रिलीज हो रहा है या जिसको एक्स्ट्रा वैसेशन ऑफ न्यूट्रोफिल बोलते हैं। तो ये टाइप 2 एक्टिवेशन में अल्टीमेटली यही हो रहा है, लेकिन स्ट्रांगली हो रहा है, टाइप 1 से ज्यादा स्ट्रांगली और मैसिवली बहुत सारा एक्सुडेट बाहर आ रहा है और इसमें कंट्रैक्शन टाइप 1 से ज्यादा है। ये जो एंडोथेलियल सेल का कंट्रैक्शन है वो मैसिव है इन कंपैरिजन टू टाइप 1 और एक्सुडेट इसके थ्रू बाहर आ रहा है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वैसेशन ऑफ न्यूट्रोफिल। तो ये एक्स्ट्रा वैसेशन ऑफ न्यूट्रोफिल होने लगेगा, जो कि एक्स्ट्रा वैसेशन ऑफ न्यूट्रोफिल टाइप 1 एक्टिवेशन में भी हो रहा था। लेकिन सबसे पिक्यूलियर बात इसमें यह है कि एक्स्ट्रा वैसेशन ऑफ मोनोसाइट भी होने लगेगा। अब इसमें देखिए एक्स्ट्रा वैसेशन ऑफ मोनोसाइट विल ऑकर, मोनोसाइट का एक्स्ट्रा वैसेशन भी होने लगेगा। जबकि टाइप 1 एक्टिवेशन में हम लोग देख रहे थे कि वहां केवल न्यूट्रोफिल रिलीज हो रहा था, लेकिन यहां
डायप्डेसिस जो हो रहा था वो न्यूट्रोफिल का, लेकिन यहाँ मोनोसाइट भी आने लगेगा एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन, साइट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और यहाँ पे न्यूट्रोफिल भी आने लगेगा। एक्चुअली इस केस में एक और जो पिक्यूलियर बात है उसको डिस्कस करते हैं कि जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि टाइप 1 एक्टिवेशन में एंडोथेलियल सरफेस पे पीकैम एक्सप्रेस्ड होने लगता है, ये पी सेलेक्टिन एक्सप्रेस्ड होने लगता है, लेकिन इसके केस में क्या होगा कि टाइप 2 एक्टिवेशन में क्या होगा कि इसके सरफेस पे ऐसा अगर बनाए, ये एंडोथेलियल है, एंडोथेलियल सेल, तो इसके सरफेस पे एक्सप्रेस्ड होने लगेगा एक सेलेक्टिन, और ये सेलेक्टिन बेसिकली ई सेलेक्टिन है। टाइप 1 में कौन सा सेलेक्टिन एक्सप्रेस्ड हो रहा था? पी सेलेक्टिन, लेकिन यहां पे कौन एक्सप्रेस्ड हो रहा है? ई सेलेक्टिन। ये ई सेलेक्टिन क्या करेगा कि जो न्यूट्रोफिल है, ये जो ट्राइलोबुलर न्यूट्रोफिल है, इसके सरफेस पे एक कैम एक्सप्रेस्ड होगा जिसको बोलते हैं ICAM1, इंट्रासेलुलर सेल एडेशन मॉलिक्यूल 1, और इसके थ्रू ये और ज्यादा न्यूट्रोफिल को लेके आएगा साइट ऑफ इन्फ्लामेशन पे। तो मतलब कि देखिए ई सेलेक्टिन यहाँ एक्सप्रेस्ड होने लगा स्ट्रांगली, बहुत सारे जो न्यूट्रोफिल का फ्लो हाई रेट में था वो मूव कर रहा था फास्टली, उसको थोड़ा सा स्लो किया टाइप 1, और फिर जो न्यूट्रोफिल जो स्लो डाउन न्यूट्रोफिल है वो सब के साथ जो एंडोथेलियल सरफेस पे एक्सप्रेस्ड होता है सेलेक्टिन, और ये न्यूट्रोफिल को बाइंड करा लेता है। उसी तरह से जो हमारा ये मोनोसाइट है, ये मोनोसाइट भी मोनोसाइट के सरफेस पे एक वीकैम, एक्चुअली मोनोसाइट के सरफेस पे एक IGSF मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड होता है। अगर ये बोल रहे हैं ये मोनोसाइट है, तो मोनोसाइट के सरफेस पे एक्सप्रेस्ड होता है एक IGSF इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली कैम, जिसको हम लोग बोलते हैं VLA4, वेरी लेट एंटीजन 4, वेरी लेट एंटीजन 4, ये एक्सप्रेस्ड हो रहा है मोनोसाइट के सरफेस पे, और ये मोनोसाइट को बाइंड कराने के लिए एंडोथेलियल सरफेस पे वीकैम एक्सप्रेस्ड होता है। तो अगर हम बोल रहे हैं, ये देखिए ये वीकैम है, ये एंडोथेलियल सेल है, दरअसल एंडोथेलियल सेल, और इसके सरफेस पे एक्सप्रेस्ड हो रहा है वीकैम 1, वैस्कुलर, इसको क्या बोलते हैं? वैस्कुलर सेल एडहेशन मॉलिक्यूल 1। अब ये देखिए ये मोनोसाइट को भी स्टिक कर लिया, और ये न्यूट्रोफिल तो फर्दर आ ही रहा था एक्सोडेट के फॉर्म में, एक्स्ट्रावेसेशन हो रहा था न्यूट्रोफिल का, साथ ही साथ अब मोनोसाइट का भी एक्स्ट्रावेसेशन होने लगा टाइप 2 एक्टिवेशन के बाद, और ये साइट ऑफ इन्फेक्शन जहां बैक्टीरिया इन्वेड कर रहा है, कोलोनाइज कर रहा है, वहां ये दोनों मैसिव अमाउंट में पहुंचेगा, और ये दोनों फर्दर फैगोसाइटोसिस करने लगेगा। तो फर्दर प्रोसेस जो फैगोसाइटोसिस का है उसको समझते हैं। तो ये बेसिक बात है जो टाइप 2 एक्टिवेशन में इन्वॉल्व होता है। अब देखिए जैसे एट द साइट ऑफ न्यूट्रोफिल पहुंच गया, साथ ही साथ मोनोसाइट पहुंच गया। अब ये जैसे कि हमारा ये मोनोसाइट है, ये मोनोसाइट, साथ में हमारा ये न्यूट्रोफिल पहुंच गया है, ये न्यूट्रोफिल ट्राइलोबुलर न्यूक्लियस है, ये न्यूट्रोफिल है। ये न्यूट्रोफिल फर्दर फैगोसाइटोसिस करेगा, फैगोसाइटोसिस। उसी तरह से ये मैक्रोफाजेज बेसिकली डिफरेंशिएट होगा, ये मैक्रोफाजेज डिफरेंशिएट होगा, ये मोनोसाइट डिफरेंशिएट होगा मैक्रोफाजेज में, ये मैक्रोफाज में डिफरेंशिएट कर गया, मैक्रोफाज में, और ये मैक्रोफाज फैगोसाइटोसिस करेगा, फैगोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस का ब्रीफ आइडिया थोड़ा सा आपको देते हैं। फैगोसाइटोसिस करने के लिए इन सारे सेल के पास, न्यूट्रोफिल के पास, इस मैक्रोफाजेज के पास कुछ रिसेप्टर होता है। जैसे अगर 2-3 रिसेप्टर की बात करें तो देखिए इसके सरफेस पे इसके ये फैगोसाइट्स का ही न्यूट्रोफिल, फैगोसाइट का एग्जांपल लेके चलते हैं। ये देखिए ये न्यूट्रोफिल है, ये फैगोसाइट है। इस फैगोसाइट के सरफेस पे एक रिसेप्टर है, पहले तो बताए PRR रिसेप्टर होता ही है, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर।
पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर, जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे जो मॉलिक्यूलर पैटर्न होता है पैम, उसको रिकॉग्नाइज करके इसके साथ बाइंड करके फैगोसाइटोसिस करता है। साथ ही साथ इसके सरफेस पे एक और रिसेप्टर होता है जिसका चर्चा पहले भी हम लोगों ने किया है, ये C3BR रिसेप्टर है। C3B क्या है? ये जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे, जो कॉम्प्लीमेंट कास्केड पाथवे हम लोग पढ़ रहे थे, ये C3B एक्ट एज ऑप्सिनिन, और ये बैक्टीरियल सरफेस पे रैप हो जाता है, और वो रैपिंग के चलते ये रिकॉग्नाइज करता है मैक्रोफाजेज और इसको फास्टली फैगोसाइटोज करता है। तो ये रिसेप्टर C3B है। उसके बाद एक और रिसेप्टर होता है इसके लिए, एंटीबॉडी के लिए इसके पास रिसेप्टर होता है। तो ये बेसिकली कुछ रिसेप्टर है जिसके थ्रू ये रिकॉग्नाइज करता है पैथोजन को और फिर वो इनगल्फ करता है उसको। अब इसका बेसिक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या है कि जैसे ये मान लिया कि ये मैक्रोफाज है, यहाँ पे हमारा ये बैक्टीरिया है, जिसका इनगल्फमेंट, जिसको ये इनगल्फ करना है मैक्रोफाजेस को। ये क्या करेगा कि ये बेसिकली अपने रिसेप्टर के थ्रू, यहाँ पे जो इसके सरफेस पे रिसेप्टर है, इसको बाइंड करा लिया, और बाइंड कराने के बाद इसको अंदर ले लिया। जैसे इन्वेजिनेशन हो जाता है इसका, मतलब ये देखिए, ये अपने साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन से कवर कर लेता है पूरे बैक्टीरिया को, और ये इसके बाद ये देखिए, ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन पिंच ऑफ इनर साइड की तरफ हो जाता है, और इसको हम लोग फैगोजोम्स बोलते हैं। ये फैगोजोम्स है, ये फैगोजोम्स। और ये फैगोजोम्स दरअसल जो इसके अंदर ये लाइजोजोम है, ये लाइजोजोम, ये मैक्रोफाजेस के अंदर जो लाइजोजोम है उसके साथ ये फ्यूज कर जाता है। अगर थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाएं तो देखिए, ये ऐसा फ्यूज कर जाता है। यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम सिक्रेट करता है ये, और इसके बाद इसको ये डिग्रेडेट करता है, पूरी तरह से चॉप ऑफ कर देगा बैक्टीरिया को फ्रेगमेंटाइज कर देगा। ये बैक्टीरिया को पूरी तरह से फ्रेगमेंटाइज कर देता है, और इसी को हम लोग फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ये दरअसल न्यूट्रोफिल और फैगोसाइटोसिस में क्या अंतर है कि ये जो न्यूट्रोफिल जब किसी बैक्टीरिया को चॉप ऑफ करता है, फ्रेगमेंटाइज करता है, तो ऑक्सीडेटिव ब्रस्टिंग से करता है ज़्यादातर, और उसमें फ्री रेडिकल ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन रिलीज करके वो करता है। तो उसमें क्या होता है कि चांस ये होता है कि खुद का सेल मरता है और अपना सेल बहुत सारा न्यूट्रोफिल भी सेक्रीफाइस करता है जब बैक्टीरिया को मारने लगता है। यही कारण है, जबकि मैक्रोफाजेज रिसाइकिल होता है, मैक्रोफाजेज का डिग्रेडेशन नहीं होता है। मैक्रोफाजेज फिर से नए किसी इन्वेडर को किल करता है उसी प्रोसेस से, फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से। और यही कारण है कि कहीं पे अगर हम लोग पस देखते हैं तो वो पस नॉर्मल सेल प्लस हमारा ये न्यूट्रोफिल ही पस का फॉर्म दिखता है। तो न्यूट्रोफिल ड्यूरिंग फैगोसाइटोसिस खुद भी वो किल हो जाता है ड्यू टू दिस ऑक्सीडेटिव ROS रेडिकल, ठीक है, रिएक्टिव ऑक्सीजन रेडिकल, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज है वो। तो ये सारा एक्चुअली प्रोसेस है। एक बात आपको बीच में बताना भूल गए कि जैसे अब एक इंटरल्यूकिन का और चर्चा हम कर रहे थे, IL-6। अब ये इंटरल्यूकिन 6 जो रिलीज हुआ था, मैक्रोफाजेस की बात करें, डेंड्रिटिक सेल्स की बात करें, तो ये इंटरल्यूकिन 6 क्या करेगा? ये इंटरल्यूकिन 6 क्या करेगा कि ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट पाथवे है, ये कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करेगा। कॉम्प्लीमेंट पाथवे, ये कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट करेगा। ये भी स्पेसिफिकली कॉम्प्लीमेंट दो तरह का पाथवे को एक्टिवेट करता है। अल्टरनेट पाथवे को एक्टिवेट करेगा, अल्टरनेटिव पाथवे जो कॉम्प्लीमेंट का पाथवे कास्केड है, साथ ही साथ लेक्टिन पाथवे, ये दोनों पाथवे बेसिकली पार्ट है इनेट का। क्लासिकल पाथवे इनेट का पार्ट नहीं है, क्लासिकल पाथवे बेसिकली एक्वायर इम्यूनिटी का पार्ट है। इसलिए हम दो ही कॉम्प्लीमेंट पाथ
पाथवे की बात कर रहे हैं जो इन्वॉल्व होगा IL-6 के रिलीज से। तो ये अल्टरनेटिव पाथवे और लेक्टिन पाथवे, अगर ये पाथवे पूरा आप लेक्चर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ये दोनों पे सेपरेट वीडियो है और पूरा डिटेल में वीडियो है, तो आप देखना चाहते हैं तो उस दोनों वीडियो को जरूर देखें। हालांकि इसके रेगुलेशन पे भी वीडियो है, क्लासिकल पाथवे पे भी वीडियो है, तो आप अगर देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे तो आप इस वीडियो को जरूर देखें अगर कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो ये दरअसल ओवरऑल ये इन्नेट इम्यूनिटी का बेसिक आइडिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के फर्दर अब एक्वायर इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट होगा, जिसका चर्चा अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।